सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 10th के अंतर्गत जो गृह विज्ञान विषय है, इस विषय के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख सकें, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं आगे। तो हमने 10 क्वेश्चनों के जो है आंसर हमने देखे थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख कर जाइएगा एग्जाम देने से पहले। तो देखिए, निर्जलीकरण द्वारा फूल गोभी को संरक्षित करने की प्रक्रिया को के चरण लिखिए। देखो, निर्जलीकरण द्वारा, निर्जलीकरण का मतलब होता है पानी की मात्रा, नमी को हटा देना। देखो, यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि निर्जलीकरण किसे कहते हैं। तो निर्जलीकरण का मतलब है कि किसी भी खाद्य पदार्थ से नमी को हटा देना, उसको सुखा देना, वो होता है निर्जलीकरण। ठीक है, तो अभी हमने आपके चैप्टर में जो है मेथी का निर्जलीकरण दे रखा है ना। तो इसी तरह से हम फूल गोभी का भी निर्जलीकरण कर सकते हैं, उसको संरक्षित यानी उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसके हमें चरण लिखने। तो उत्तर है, गोभी के भंडारण और सुखाने के लिए डिब्बे को साफ करके सुखा ले, कि जिसमें आपको गोभी भंडारित करके रखनी है, सूखने के बाद में, है ना, उस डब्बे को साफ करके सुखा लेना है। गोभी को धोने के पश्चात काट ले, गोभी के डंठल और अन्य खराब भागों को निकाल दे। गोभी को टुकड़ों को गर्म पानी में डाल ले, गर्म होने के पश्चात उन्हें निकाल ले। साफ कपड़े के ऊपर धूप में सुखा दे। गोभी के टुकड़े सूख जाने के पश्चात डिब्बे में संभाल कर रख दे। तो इस तरह से हम गोभी का निर्जलीकरण कर सकते हैं। इसी तरह मेथी का निर्जलीकरण किया जाता है। तो मेथी के निर्जलीकरण में क्या होता है कि मेथी के जब हम मेथी लेके आते हैं तो उसको हम साफ पानी से धो लेते हैं। फिर उसके पत्तों को जो है हम जो डंठल और पत्तों को अलग कर देते हैं, पत्तों को हम निकालते हैं, अच्छे पत्तों को हम चुन लेते हैं। उसके बाद में हम उसको जो है सफ़ेद साफ कपड़े के ऊपर उसको धूप में सुखा देते हैं। ठीक है, और सुखाने के बाद जब पूरा सूख जाता है, उसका नमी हट जाती है, पत्ते सूख जाते हैं, तो उसको साफ डिब्बे में बंद करके रख देते हैं। अगला प्रश्न है, मटर को घर में किस प्रकार संरक्षित करेंगे, समझाइए। कि मटर को घर में किस प्रकार संरक्षित किया जाता है वो हमें बताना है। तो उत्तर है, मटर के दाने को घर में संरक्षित रखने की विधि इस प्रकार है। वो विधि है हिमीकरण। हिमीकरण यानी कि जमाना। देखो, मटर जो है सर्दियों के मौसम में आता है। अब अगर मटर को हमें गर्मियों के मौसम में भी उपयोग में लेना है ना, तो उसको हम संरक्षित करके रखते हैं। तो उसकी विधि हम हिमीकरण है। तो कैसे करते हैं हिमीकरण, वो हम देखेंगे। उत्तर है, लगभग 1 किलो मटर के दाने ले, एक बर्तन में इतना पानी ले के मटर के दाने पूरी तरह डूब जाए, पानी में छोटा चम्मच नमक डालकर उबालने के लिए रख दे। मटर को उबलते हुए घोल में 2 मिनट के लिए डुबो दे। देखो, कुछ पानी, हमें कुछ पानी लेना है ना। 1 किलो मटर के लिए हम उतना पानी लेके मटर के दाने उसमें पूरे डूब जाए, उसमें छोटा चम्मच नमक डालेंगे। जब पानी उबलने लग जाए तो उसमें मटर के जो है दाने वो डाल देंगे और उसको 2 मिनट तक इस उबलते हुए पानी के घोल में हम रखेंगे। ठीक है, मटर को प्लेट में डालकर 10-15 मिनट डालकर ठंडा होने दें। तो अब मटर को हम 2 मिनट के लिए उबलते पानी में रखेंगे और फिर उसको वापस हम निकाल लेंगे और उसको 10-15 मिनट के लिए जो है उसको डालकर ठंडा होने के लिए रखेंगे। पॉलीथीन की थैली में मटर को पैक कर देंगे और फिर हम उसको, जब ठंडा हो जाएगा मटर, तो उसको पॉलीथीन की थैली में हम उसको पैक कर देंगे। मटर की थैली को फ्रीजर में रख देंगे और फिर मटर की जो थैली है उसको हम फ्रीजर में रखेंगे। अब थैली में जब पैक करेंगे तो उतना ही पैक करेंगे जितना कि हमारे एक बार में वो मटर के बन जाए, क्योंकि जब आप फ्रीजर करते हो मटर के दानों को तो फिर जब आप बनाने के लिए निकालते हो पकाने के लिए, तो फिर अगर फिर वापस दोबारा उसको फ्रीजर करते हो तो वो ख़राब हो जाता है। तो आपको जब फ्रीजर करोगे तो उतने ही दाने को पैक कीजिए थैली में कि वो एक बार में आपके पकाने के काम में आ जाए। अगला प्रश्न है, प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, प्रदूषण और प्रदूषक, तो इसका उत्तर है, प्रदूषण के बारे में जानेंगे हम कि प्रदूषण से तात्पर्य पर्यावरण में किसी पदार्थ का शामिल होना जिसके कारण पर्यावरण खराब होता है, प्रदूषण कहलाता है। उदाहरण के लिए औद्योगिक, मानव या पशु। प्रदूषक का मतलब है वे पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है उन्हें प्रदूषक कहते हैं। उदाहरण जैसे धूल, मिट्टी आदि। अगला प्रश्न है, आम जनता अपने स्तर पर किन 4 तरह से मृदा प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है, अथवा आप किस प्रकार मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे। देखो, मृदा को प्रदूषित होने से यानी मिट्टी को प्रदूषित होने से हमें नियंत्रित करना है, तो हम किस प्रकार से जो मिट्टी को दूषित होने से, मिट्टी को गंदी होने से बचा सकते हैं। तो उत्तर है, मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय निम्न है। हमें सोच के
लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। हमें मिट्टी में शौच नहीं करना, हमें शौचालय में ही शौच करने के लिए जाना है। कीटनाशक तथा उर्वरकों का सीमित मात्रा में प्रयोग करना, तो हम खेती में जो है फसलों के अंदर कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। कुछ उर्वरकों के यानी खादों का, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, तो उसका हमें बहुत ही सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उससे भी जो मिट्टी है, फसल है, वो प्रदूषित होती है। कूड़े कचरे को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कूड़े कचरे के निपटान के लिए उसे जला देना चाहिए। कूड़ा कचरा जहाँ जहाँ इकट्ठा होता है उसको हमें जला देना चाहिए, उसको भस्म कर देना चाहिए, वरना वो बदबू फैलाता है तो वायु प्रदूषण होगा। जलाओगे तो उसको भस्म करना ही उचित है, या फिर गड्ढे में उसको गाड़ देना चाहिए, है ना। अगर ऐसे पड़ा रहेगा, गंदगी रहेगी, तो वो भूमि प्रदूषण होगा। अगला प्रश्न है, कंपोस्टिंग कचरा निपटान का एक तरीका है, समझाइए। कंपोस्टिंग खाद बनाया जाता है, तो ये कचरा निपटान का एक तरीका कैसे है वो हम देखेंगे। तो उत्तर है, कंपोस्टिंग के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य टुकड़े को बगीचे के एक कोने में गड्ढा खोदकर डाल दिया जाता है। तो खाद्य के जो भी टुकड़े, यानी खाने के जो टुकड़े हैं, जैसे आपकी सब्जियां हैं, सब्जियों के जो टुकड़े हो जाते हैं, आप सब्जियों को छीलते हैं तो जो छिलके वगैरह होते हैं, है ना, उनको, या फिर पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं, आपका बगीचा है, बगीचे में जो पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं पार्क के अंदर, उसको इकट्ठा किया, एक खड्डा खोद के उसको उसमें गाड़ दिया। ठीक है, धीरे धीरे निचली परत खाद बन जाएगी। तो आप उसमें जो भी आपकी सब्जियों के छिलके हैं, पत्ते हैं पेड़ पौधों के, उसमें डालते जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि जो निचली वाली परत है, जो आपने कुछ दिन पहले पत्ते डाले थे, वो नीचे हो जाए, दब जाएंगे, वो निचली वाली परत है वो खाद बन जाएगी। ये खाद घर में या खेतों में उगने वाले पौधों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं होता। ये हमारे मिट्टी को स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो ये जो है, ये जो ऑर्गेनिक खाद बन गया, अच्छा खाद बना है, तो ये हमारे खेतों के लिए, हमारे बगीचे जो होता है हमारा, उसके लिए भी ये लाभदायक होता है। आप उसमें डाल सकते हो, और क्योंकि इसमें किसी प्रकार के रासायनिक तत्व नहीं होते, और मिट्टी को भी स्वस्थ बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल पीने के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो उत्तर है, प्रदूषित जल पीने के कारण होने वाली बीमारियां हैजा, टाइफाइड, तपेदिक तथा पेचिश जैसी बीमारियां हो जाती है। प्रदूषित पानी से नहाने से त्वचा से संबंधित रोग तथा एलर्जी हो जाती है। प्रश्न संख्या 17 है, मानव और पर्यावरण पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। कि मानव और पर्यावरण पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर है, मानव पर वायु प्रदूषण का प्रभाव। कि मानव पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है। तो पहला है, देखो, अगर हवा गंदी रहेगी, हवा में प्रदूषण होगा, तो उसका पर्यावरण पर, पेड़ पौधे जो भी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर है, आंखों में संक्रमण हो जाता है। जब आप दूषित वायु में निकलते तो आपकी आंखें जलने लग जाती है। स्वास्थ्य संबंधी एलर्जी, सांस में भी एलर्जी होने लग जाती है, खांसी जुकाम होता है एलर्जी की वजह से, है ना, नाकों में पानी आने लग जाता है, दम घुटने जैसी समस्या होती है इंसान में, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। अब है पर्यावरण पर प्रदूषण का प्रभाव। देखो, पर्यावरण पर जो वायु प्रदूषण होता है उसका प्रभाव ये है कि खाद्य उत्पादन में कमी हो जाती है ना, तापमान में वृद्धि हो जाएगी, यानी गर्मी बढ़ जाएगी। खराब दृश्यता, यानी देखने में जो धुंधलापन रहेगा, दृश्यता है, हमारे वातावरण में जो है धुंधलापन, वायु का जो गुब्बारा है, प्रदूषण का गुब्बारा छाया रहेगा। जैसे बादल छाया रहता है ना, वैसे प्रदूषण का गुब्बारा हमारे सड़कों पर छाया रहता है, जिससे कि साफ दिखाई नहीं देता। वनस्पति तथा प्राकृतिक सौंदर्य का नाश होता है। जो भी वनस्पति है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उनका नाश होगा। अगला प्रश्न है, आपके गांव या कस्बे में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, अथवा वायु प्रदूषण से इस वर्ष बढ़ गया है। तो वायु प्रदूषण इस वर्ष बढ़ा है, जनता और सरकार दोनों मिलकर वायु की गुणवत्ता को किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं। तो उत्तर है, गांव या कस्बे में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम निम्न प्रयास कर सकते हैं। पहला है, घर में धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करें। हमें घर में धुआं रहित चूल्हे का उपयोग करना है। कारखाने को गांव या शहर से दूर बनाए रखना। पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि वे वायु को ताज़ा और शुद्ध कर सके। देखो, पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायु को ताज़ा और शुद्ध कर देते हैं। उनकी जो अंदर जो प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो पेड़ पौधे उसको सोख लेते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं, हमें ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। कारखानों की चिमनियों में फिल्टर लगे होने चाहिए, ताकि कारखानों से जो निकलने वाला गंदा धुआं है वो फिल्टर होकर निकले। कूड़े कचरे को जलाना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, अपनी कॉलोनी में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के 4 उपाय लिखिए। अथवा आपके क्षेत्र में बहुत शोर होने के कारण आप ध्यान लगाकर परीक्षा के लिए पढ़ नहीं पाते हैं। इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने के तरीके लिखिए। तो उत्तर है, रेडियो और टीवी धीमी आवाज़ में चलाना चाहिए। जरूरत होने पर लाउड स्पीकर का उपयोग करें। अत्यंत आवश्यक होने पर ही वाहनों को हॉर्न को बजाना चाहिए। हवाई अड्डों का निर्माण शहर से बाहर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पिछले 2 हफ्तों में आपके भाई को खांसी है, उसका वजन भी घट गया है। ये लक्षण कौन सी बीमारी के हो सकते हैं। इस बीमारी के 3 अन्य लक्षण भी लिखिए। तो ये कौन सी बीमारी के लक्षण है जिसमें व्यक्ति का वजन घट जाता है, 2 हफ्ते से खांसी रहती है, बुखार होती है। ठीक है, तो उत्तर है, इस बीमारी को तपेदिक क्षय रोग कहते हैं। तपेदिक कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। इसको इंग्लिश में टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। टीबी के लक्षण निम्नलिखित है, निरंतर लंबे समय तक खांसी रहती है, वजन में कमी और भूख न लगना, अत्यधिक कमजोरी, सीने में दर्द और नब्ज की गति धीमी पड़ जाती है। अगला है, संक्रामक और गैर संक्रामक
रोगों को उदाहरण सहित समझाइए। देखो संक्रामक और गैर संक्रामक जो रोग होते हैं उसको उदाहरण सहित आपको बताना है। तो उत्तर है संक्रामक रोग। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग या संक्रमण रोग कहते हैं। यह रोग संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। स्पर्श के माध्यम से रोगी के रुमाल तौली आदि से। देखो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों के कहते हैं संक्रमण रोग। ये कई बार प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम के अंदर। देखो जो भी प्रश्न आपको करवाए जाते हैं कई बार एग्जाम में रिपीट हुए, घुमा फिरा के रिपीट होते हैं। बस आपको थोड़ा समझना है पेपर देते हुए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और मुझे क्या उत्तर इसका लिखना है। तो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला जो रोग होता है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। ये रोग संक्रमण के कारण होते हैं। स्पर्श के माध्यम से रोगी के रुमाल तौलिए। देखो अगर आपने रोगी का स्पर्श कर लिया, उसके तौलिया है, उसका रुमाल है, इसका उपयोग किया है तो वो रोग आप में फैल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना नामक बीमारी आई तो उसमें भी यही था, वायु से फैल रहा था, स्पर्श से फैल रहा था, छूने से फैल रहा था, रोगी को है ना, उसके पास रहने से फैल रहा था, तो वो संक्रामक रोग था। तो उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे कि पोलियो है, छोटी माता है, आप कोरोना लिख सकते हो, इन्फ्लुएंजा लिख सकते हो, टीबी लिख सकते हो। ये सभी रोग संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। गैर संक्रामक रोग या जीवन शैली रोग। देखो ये वो रोग होते हैं जो एक दूसरे से फैलते तो नहीं है लेकिन ये हमारी गलत आदतों की वजह से होते हैं। जैसे कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से नहीं फैलते हैं। ये रोग खराब जीवन शैली या गलत आदतों के कारण विकसित होती है। आपकी जीवन शैली क्या है, खराब है, आपका रहने का ढंग खराब है, आपकी आदतें खराब है, तो फिर ये रोग आपको हो जाएगी। जैसे कि मोटापा, मधुमेह, ऐसे रोग। आप ज़्यादा खाते हो, बैठे रहते हो, काम कुछ नहीं करते हो, है ना, लंबे समय तक सोते रहते हो, ठीक है, आपकी एनर्जी है वो कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो इससे आपको मोटापा हो जाएगा। मधुमेह, आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो तो आपको मधुमेह हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप धूम्रपान वगैरह करते हो तो आपको फेफड़ों संबंधी रोग हो जाएगा। तो ये आपको गलत आदतों की वजह से हुआ है। अगला है निशा को पक्का पता नहीं है कि उसका बेटा खसरा या काली खांसी से पीड़ित है। प्रत्येक रोग के 3-3 लक्षण बताते हुए उसकी मदद करे। अब निशा को नहीं पता है कि उसका जो है कि उसका बेटा खसरा या काली खांसी से पीड़ित है, तो इस रोग के 3 लक्षण कौन से, इसे पता चल जाए कि वास्तव में इसको खसरा हो रखा है। कई बार खांसी तो ऐसे भी हो जाती है, नॉर्मल खांसी भी होती है, लेकिन खसरे वाली खांसी अलग होती है। तो किस तरह से पता चले, तो उत्तर है खसरे के 3 लक्षण निम्न हैं। बहती हुई नाक, लाल आंखें, त्वचा पर चकत्ते और खांसी। देखो नाक बहने लग जाती है, आंखें लाल हो जाती है, त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं और खांसी चलती है, ठीक है, ये खसरे के लक्षण है। काली खांसी के लक्षण ये है क्या कि छींक आती है, लगातार खांसी रहती है, विशेषतः रात के समय में, और नाक बहती रहती है। अगला प्रश्न है संक्रामक रोगों की रोकथाम या नियंत्रण के उपाय लिखिए। जो संक्रामक रोग होते हैं उसके रोकथाम या नियंत्रण के उपाय क्या है, तो उत्तर है संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय निम्नलिखित हैं। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुएं अर्थात कपड़े, बर्तन अलग रखे जाने चाहिए। बाजार के कटे हुए फलों व सब्जियों आदि का प्रयोग न करें, न ही उन्हें खरीदें। खाद्य पदार्थ, दूध या पानी रखने से पहले सभी बर्तनों को धो लें। खाना पकाने और खाने से पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोए। अगला प्रश्न है कपड़े से दाग धब्बे छुड़ाते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो जो भी कपड़ा है उसे दाग धब्बे हमें छुड़ाने हैं तो हमें किस बातों का ध्यान रखना है, तो उत्तर है कपड़े से दाग धब्बे छुड़ाते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। पहला है दाग को उसी समय निकाल लेना चाहिए जब दाग ताज़ा हो। तो दाग को उस समय निकाले जब दाग क्या हो, ताज़ा हो। पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दाग किस वस्तु का है। दाग किस वस्तु का, ये हमें सुनिश्चित करना है। दाग निकालने वाले ऐसे पदार्थ का उपयोग करना चाहिए जो वस्त्र को हानि नहीं पहुंचाते। तो दाग निकालने वाले हमें ऐसे वस्तुओं को, ऐसे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जो कि वस्त्र को हानि नहीं पहुंचाए। दाग निकालने के पश्चात कपड़े को बार बार पानी से साफ करें। जब दाग निकल जाता है तो कपड़े को बार बार जो है दाग निकालने वाले के पश्चात कपड़े को बार बार पानी से साफ करना चाहिए। अगला प्रश्न है वस्त्र पर परिसज्जा करने के 2 लाभ लिखिए कि वस्त्र पर परिसज्जा कैसे की जाती है, उसके 2 लाभ हमें लिखने हैं। कि परिसज्जा का मतलब होता है वस्त्रों को अनुकूल बनाना, पहनने लायक बनाना, उसका स्पर्श है वो सॉफ्ट हो, ठीक है, कोमल स्पर्श हो उसका, उसमें छपाई रंगाई उसमें हम कर देते हैं तो वो पहनने लायक यानी सुंदर दिखने लगता है। तो 2 लाभ क्या है कि वस्त्र पर परिसज्जा करने के 2 लाभ निम्न हैं। कपड़ा सुंदर दिखाई देने लगता है, कपड़े में स्पर्श में सुधार आता है, ठीक है, कपड़ों को अधिक उपयोगी बनाता है। प्रश्न संख्या अगला है कपड़े को रंगने के किन्हीं 4 ऐसे रंगों का नाम बताइए जो पर्यावरण सहिष्णु होते हैं। तो उत्तर है कपड़ों को रंगने के 4 रंग निम्नलिखित हैं जो पर्यावरण सहिष्णु है, यानी कि जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, प्राकृतिक रंग होते हैं हमारे, है ना। तो वो है हल्दी, देखो हल्दी से भी रंगा जाता था पहले, मजिस्टा, मेहंदी, नील या लाख, इनसे कपड़ों को रंगा जाता था। अगला प्रश्न है टाई और डाई कैसे की जाती है। इस तकनीक को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। देखो टाई और डाई क्या होती है और इस तकनीक को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर है टाई और डाई। कपड़े के चुनिंदा भागों में रंग के प्रवेश को रोकने के लिए प्रतिरोध पदार्थ के रूप में धागे का प्रयोग किया जाता है। देखो तो इसमें क्या होता है कि जो कपड़ा है, अगर किसी कपड़े को रंग रहे हो, ठीक है, उस कपड़े को रंगने के लिए उसमें
ठीक है। जहाँ पर रंग नहीं करना होता है, जहाँ पर चुनिंदा कुछ ऐसे भाग होते हैं कपड़े में जहाँ पर कोई डिजाइन बनानी है, जहाँ पर वो रंग ना हो, रंग का प्रतिरोध करना है ना, रंग को रोकने के लिए वहाँ पर कुछ प्रतिरोध नहीं, उस रंग को रोकने वाले कुछ पदार्थ लगा दिए जाते हैं या फिर रूप में धागों का भी प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक को गुजरात में पटोला तथा राजस्थान में बांधनी नाम से जानते हैं। तो इसमें राजस्थान में क्या कहते हैं, बांधनी, और गुजरात में पटोला कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पर धागों से उसको बांध दिया गया है ना, जिस कपड़े को, मान लो किसी कपड़े को रंगने से पहले कुछ किसी स्थान पर हमें चुन्नटें बनानी कि वहाँ पर रंग ना लगे वो, है ना, तो वहाँ पर उसको धागों से बांध दिया जाता है। जब धागों से बांध देते हैं तो फिर उस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता है, बाकी कपड़े पर रंग चढ़ जाता है, और फिर उन धागों को खोल देते हैं तो वहाँ पर डिजाइन निकल के आ जाती है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 कार्यात्मक परिसज्जा के नाम की सूची बनाइए। तो कार्यात्मक परिसज्जा देखो 4 कौन कौन सी, मंजाई, रंगाई, विरंजन, मान लगाना, औद्योगिक इस्त्री यानी कैलेंडरिंग आदि। अगला प्रश्न है, कपड़ों की धुलाई से पूर्व आप कौन से कदम उठाएंगे। तो कपड़ों की धुलाई से पूर्व हम निम्न कदम उठाएंगे। फटे, देखो पहला है फटे उधरे कपड़ों को ठीक करेंगे। जब भी हम कपड़े धोएंगे तो उससे पहले हम फटे उधरे कपड़ों को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। जिन कपड़ों को रंग निकलता है उन्हें अलग रखें। कपड़े पर दाग किस वस्तु का लगा है उसे सुनिश्चित करें। कपड़ों को धोने से पूर्व चेक कर ले कि उनमें कोई कीमती वस्तु तो न हो। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, ग्रे वस्त्रों में आप क्या समझते हैं। ग्रे वस्त्रों से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। ऐसे वस्त्रों के किन्हीं 2 गुणों के बारे में लिखिए। तो ग्रे वस्त्र क्या होते हैं, उसके बारे में हम क्या समझते हैं, उसके कोई 2 गुण हमें लिखने हैं। तो उत्तर देखो, ग्रे वस्त्र, ये वस्त्र साधारण वस्त्र होते हैं, ये वस्त्र दिखने में बहुत हल्के होते हैं, ये वस्त्र प्राकृतिक रंगों को उपलब्ध होता है, ये सस्ते होते हैं, इसलिए इन वस्त्रों को ग्रे वस्त्र कहते हैं। देखो ये प्राकृतिक रंग में उपलब्ध होगा और ये सस्ते होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। और इसके 2 गुण ये हैं कि ये वस्त्र सस्ते होते हैं, ये साधारण वस्त्र होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की सजावट नहीं की जाती, यानी इसमें किसी प्रकार के प्रिंट वगैरह छापा वगैरह नहीं होता है, साधारण वस्त्र होते हैं। अगला है, धुलाई और ड्राई क्लीन शब्द का अर्थ समझाइए कि धुलाई क्या है और ड्राई क्लीन क्या है। तो उत्तर है, धुलाई और ड्राई क्लीन शब्द का अर्थ है, धुलाई क्या होती है, देखो कपड़ों के से धूल आदि को हटाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग किया जाता है। पक्के रंग वाले कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है। देखो इस धुलाई में क्या होता है, साबुन से, और कपड़ों को हम जो घर पर ही साबुन और पानी से धो लेते हैं, है ना, और पक्के रंग के कपड़ों को हम धोते हैं अलग से, तो वो धुलाई हो गया। ड्राई क्लीन क्या होती है, कपड़ों से धूल आदि को हटाने के लिए विलायकों का प्रयोग किया जाता है। विलायक कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि रेशम, ऊनी तथा महंगे कपड़ों को ड्राई क्लीन किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न का आंसर है। तो ये आपके इतने प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं, है ना। तो दोनों वीडियो को जरूर देख के जाएगा, और मैंने पेपर भी हल करवा रखा है तो उस पेपर को भी जरूर देखेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।